वायरस के बारे वायरॉइड्स के बारे में। हाँ, कहाँ सुन रखा है या क्या सुन रखा है? कुछ बस खाली, हाँ। बहुत जेनेटिक मटेरियल होता है बट कोई लेयर नहीं होता है। रिया आपने बताया काफी कुछ सही है, लेकिन लेयर का मतलब? हाँ। हाँ एग्जैक्टली, कौन बोल रहे हैं? हाँ, तान्या। तान्या रेंशु जिन्होंने भी बताया एकदम सही बताया। एक तो ये छोटे होते सब बताया, सभी ने सही है, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग उसमें बताया तो गड़बड़, मतलब कि गड़बड़ नहीं है, लेकिन पूरी बात नहीं हुई, है ना। वायरस की जब भी बात करते हैं तो वायरस जैसे जैसे वायरस डिजीज कॉज करते हैं, वैसे ही ये भी पैथोजेनिक, ठीक है, पैथोजेनिक या कहे कि कॉजेटिव एजेंट्स हैं या डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो अलग है कि क्योंकि ये वायरस नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि वायरसेस को तो कहा जाता था कि वो न्यूक्लियो प्रोटीन है। तो बेसिकली जब वायरस की बात करते हैं तो सिंपल है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि वायरस से भी छोटे हैं लगभग। एक साइंटिस्ट थे टीओ डाइनर, इन्होंने ही सबसे पहले इसको वायरस को डिस्कवर किया था और बताया कि लगभग 80 मतलब 80 टाइम्स, यानी 80 गुना छोटे होते हैं वायरस के कंपेयर, ठीक है। वो कौन से, उसको ही बाद में इन्होंने टर्म क्या दिया, वायरॉइड्स का, ठीक। जो ये इनकी मेजरमेंट थी, मतलब ये इतने ज्यादा छोटे थे, वायरस से भी जो छोटे थे। वजह क्या थी? क्योंकि जब हम वायरस की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जब हम वायरॉइड्स की बात करते हैं तो वायरॉइड्स बेसिकली किसके बने होते हैं कि उनमें मतलब जेनेटिक मटेरियल या ये कहें कि आरएनए तो होता है, ठीक है, बट प्रोटीन कोड नहीं होता है। या ये कहे कि इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल, इन्फेक्शियस आरएनए का ही जो आरएनए इन्फेक्शियस है, वो ही पूरा वायरस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये बात समझ में आई? ये सुनो। हाँ, कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोटीन कोड नहीं है और केवल इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होने की वजह से ही वो वायरस तो नहीं है, वायरस से कुछ अलग है, या ये कहे कि वायरस से छोटे होते हैं, ठीक है। तो उनको कहा गया वायरॉइड्स, और इसके जो डिस्कवरर थे उनका नाम था टीओ डायनर, ठीक है। उन्होंने लगभग 1917 में इसको टर्म भी दिया था और इसकी डिस्कवरी भी करी थी कि इस तरह की कोई एंटाइटी इस ब्रह्मांड में मौजूद है, ठीक है। तो उन्हीं को कहा गया वायरॉइड्स, ठीक। तो अब प्रोटीन कोड तो है नहीं, तो इसका मतलब एक और बात निकल के यहाँ पर अभी यहीं पर क्लियर हो जाती है क्या, कि इनका, हाँ जी। 17 देख रखा है मेरे ख्याल से, तो 1917 था, एक बार आई विल रीचेक। नहीं सॉरी, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये सही सही बात है। ये 17 नहीं है, 71 होगा, 71 होगा, ठीक है। ये मैं, मेरी ही मिस्टेक हो गई कि मैंने गलत लिख दिया था। 71 है, 1971 है, ठीक है, वायराइट्स। और बेसिकली ये प्लांट में ही देखे गए हैं, ठीक है। उसी का बेस्ट एग्जांपल सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया गया था वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइट्स, ठीक है, पीएसटी भी बोलते हैं। ये जो शॉर्ट फॉर्म लिख रखे हुए हैं, ये सारे वॉरियर्स के ही एग्जाम्पल है। तो जहां कहीं आपने ये लिखा हुआ है, चाहो तो इसको फुल फॉर्म इनकी लिख लीजिए। ये जिन्होंने अभी कहा था कि मैम उसमें बुक में तो ये दे रखा है, उन्होंने बुक पढ़ी है? रहनुमा अपने अपने से पढ़ लिया, वेरी गुड। वॉरियर्स पढ़ा था पूरा ऐसे? वाओ, ये अच्छी बात है। स्क्रीन क्लियर नहीं है, वॉइस नहीं क्लियर है अभी तो। हाँ, मैंने बोला ही नहीं था, मैं खाली उनको जिन्होंने रहनुमा ने बताया तो मैं उनको अप्रिशिएट कर रही थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो हमेशा टीचर क्या करते थे कि वो पहले जैसे अगर बता देते थे क्लास में कि ये वाला टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, तो हम पहले से ही उसको एक बार जरूर रीड कर लेते थे। याद नहीं करती थी, लेकिन केवल पढ़ के जाते थे तो ज्यादा समझ में आता था। जैसे कि अभी उन्होंने किया तो मुझे अपनी याद आ गई। ये पीएसटीबी का मतलब हुआ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड,
सेकेंड वन है CSVD, क्राइसेंथेमम स्टंट वायरॉइड है, ठीक है, क्राइसेंथेमम स्टंट वायरॉइड। एंड द थर्ड वन इज कोकोनट कडांग कडांग, CADANG, ठीक है, ये है कोकोनट कडांग कडांग वायरॉइड, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल चाहो तो याद रख लो, तीनों प्लांट के ही, प्लांट वायरॉइड्स के ही एग्जाम्पल है। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि आरएनए है, तो ज्यादातर इन्फेक्शियस जो भी इनको देखा गया है वो प्लांट्स के केस में ही देखा गया है या पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर बात करें, कि अब एक बात जो मैं बोल रही थी कि यहीं से एक बात और समझ में आ जाती है कि इनका जो आरएनए होता है, ठीक है, वो किसी भी प्रोटीन को कोट नहीं करता, ठीक। वजह क्या है, प्रोटीन को ना कोट करने की वजह क्या है, क्योंकि इनके पास अपना कोई प्रोटीन कोड तो है नहीं जिसके जिसके लिए ये बनवाए। या अगर रेप्लिकेशन मशीनरी की बात करें, तो एक तो खासियत इनकी ये होती है कि इनका जो आरएनए होता है, कुछ वायरॉइड्स ऐसे थे जिनके आरएनए के पास में ही कोई एंजाइम एक्टिविटी थी, ठीक है, वो क्या होती है वो रेप्लिकेशन वाले पार्ट में पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा इनका, हाँ जी हुसना क्या बोल रहे हैं, हम बोल दें उसके बाद आपको हाँ ठीक है, रिपीट रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, इसलिए अगर सपोज ऐसा हुआ भी करे, वैसे एक लाइन को ही मैं कई बार रिपीट करती हूँ, तो इसलिए इतना चिंता मत किया करो कि मैम ये वाली लाइन छूट गई, वो वाली लाइन छूट गई। लेकिन चलिए ठीक है, मैंने ये कहा कि जैसे वायरस का स्ट्रक्चर बताया कि ये वायरस से छोटे होते हैं, लगभग 80 टाइम्स स्मॉलर है, ठीक है। दूसरी बात है, इनमें कोई प्रोटीन कोड नहीं होता है, वायरस में कोई प्रोटीन कोड नहीं होता, ये विदाउट, या ये कहें कि नेकेड आरएनए या नेकेड न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि इन्फेक्शियस है, ठीक है। ये डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, वायरस की ही तरह होते हैं, लेकिन वायरस नहीं है। क्यों? क्योंकि वायरसेस तो न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं, और जबकि ये कैसे है कि इनमें केवल आरएनए का ही मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स जो दिए गए अब तक की, वो पीएसटीवी थे, या सीएसवीडी है, ठीक है, या फिर कोकोनट के केस में जो कोकोनट कडांग कडांग वायरॉइड्स की डिजीज होती है, वो भी वायरॉइड से ही होती है, ठीक है। तीसरी बात मैंने ये कहा, क्योंकि इनके पास केवल और केवल आरएनए जो होता है वो ही इन्फेक्शियस होता है, वो ही डिजीज कॉज करता है, तो उसके आरएनए की खासियत ये है कि वो कोई प्रोटीन को कोट नहीं करता। जैसे कि आपने टीएमबी में पढ़ा था, या मैंने जब इन जर्नल बताया था, तो ये कहा था कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनका न्यूक्लिक एसिड लगभग 1 से 12 तक की प्रोटीन कोड करता है। जैसे आपने जब टीएमबी का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, तो उसमें क्या था, कोड प्रोटीन का कोई ओपन रीडिंग फ्रेम कोड प्रोटीन को कोड करता था, कोई मूवमेंट प्रोटीन बनाता था, है ना, या रेप्लिकेस बनाता था। वैसे अगर इनके केस की बात करें, वायरस के केस की बात करें, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, ठीक है। यानी कि इसमें जो सीक्वेंसेस है वो किसी प्रोटीन को बनाते नहीं है। बात समझे? ये बात समझ आई? आगे बढ़े, एक बार ये, हाँ, ये सो नो, चलिए। इनका जो नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि प्रोटीन कोड तो है नहीं, केवल हमें आरएनए पर फोकस करना है, या न्यूक्लिक एसिड, जो भी इंफेक्शियस मटेरियल है, या इनका जो स्ट्रक्चर होता है, वो पूरी की पूरी बॉडी ही इनकी किस चीज की बनी है, न्यूक्लिक एसिड की बनी है। वो जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए है, वो भी कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो वो लगभग 50 to 130 किलो डाल्टन तक का हो सकता है। जब इसमें न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस की बात करते हैं, तो इसमें लगभग 240 से 380 तक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात समझ पाए कि ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, अगर इसके शेप की बात करें, तो ये होता तो सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर इन शेप होगा, मतलब कि पूरी तरह से हर तरह से जुड़ा होगा, कहीं पे अनसील्ड नहीं है, पूरी तरह से सील्ड है, ठीक है। सर्कुलर भी हो सकता है, लाइनियर भी हो सकता है, ये वेरी करेगा कि वायरस का टाइप कौन सा है। लेकिन जो अगर जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यूजुअली
इसका जो आरएनए है, वायरॉइड्स का जो आरएनए होता है वो डम्बल शेप में होता है। ठीक है, जैसे कि डमरू है वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि वो उसमें किस ऐसे ही होता है ना। शंकर जी का कभी देखा होगा तो उसमें जो डमरू होता है वैसे ही यहाँ पर डम्बल शेप का स्ट्रक्चर कि एंड पर वो स्वलन पार्ट बनाता है और बाकी स्ट्रेट। ठीक है, तो कुछ कुछ डंबल शेप होगा, एग्जैक्टली ऐसा डंबल नहीं होता है लेकिन फिर भी उसी के शेप को ले रहा है, इसलिए कहा जाता है कि इनका आरएनए डंबल शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। और होगा कैसा, सर्कुलर हो सकता है या फिर लीनियर हो सकता है। तीसरी बात आगे बढ़े इसके, हो गया मतलब ये वाला चीज समझ में आया। हाँ, यही जो डंबल शेप आरएनए का स्ट्रक्चर है, या ये कहें कि इनका जो आरएनए का जेनेटिक मटेरियल होता है या आरएनए इन्फेक्शियस होता है, उसको जब देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि 5 स्ट्रक्चरल डोमेन्स हैं। ठीक है, डोमेन का मतलब होता है हिस्सा। एक ही आरएनए के मॉलिक्यूल में 5 अलग अलग रीजन है, या ये कहे कि 5 अलग अलग डोमेन्स होते हैं। कौन से उनको डोमेन्स बोलते हैं, स्ट्रक्चरल डोमेन, कि उनकी अपनी कोई स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी है। ठीक है, तो वो कौन कौन से डोमेन्स है, यही वो 5 डोमेन है। जैसे कि T1, T2, P, V एंड CCR। ठीक है, CCR का मतलब हुआ जो सेंटर, सेंटर में जो रीजन है या सेंटर में जो स्ट्रक्चरल डोमेन होता है उसको बोलते हैं कंजर्व सेंट्रल डोमेन। ठीक है, इसी को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में CCR लिखा जाता है। इसी के बेसिस पे, यानी कि इसी में अगर वेरिएशंस होते हैं तो उसी के बेसिस पे वायराइड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसी में अगर वेरिएशन होता है तो उसी के बेसिस पे वायराइड्स की 2 कैटेगरी दी गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंट्रल वाला रीजन। जब टर्मिनल की बात करते हैं तो टर्मिनल पर जो स्ट्रक्चरल डोमेन प्रेजेंट होता है, जो लेफ्ट साइड होगा उसको बोलेंगे टर्मिनल डोमेन, और मतलब लेफ्ट हैंडेड या लेफ्ट साइड टर्मिनल डोमेन या लेफ्ट टर्मिनल डोमेन। और जो T2 होता है उसको बोलते हैं राइट टर्मिनल डोमेन। चाहो तो यहाँ पर लिख लो, T1 को बोलते हैं राइट, सॉरी लेफ्ट टर्मिनल डोमेन, T2 को बोलते हैं राइट टर्मिनल डोमेन। क्योंकि टर्मिनल रीजन्स पर प्रेजेंट है, इस वजह से इन्हें T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नाम भी इनका रखा गया है क्या, कि ये वाले जो स्ट्रक्चरल डोमेन होते हैं उनको बोलते हैं लेफ्ट टर्मिनल डोमेन एंड राइट टर्मिनल डोमेन। ओके, नेक्स्ट वन जो एक और आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल डोमेन और CCR के, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चरल रीजन है, या ये कहें T1 और CCR के बीच में एक और डोमेन होता है जिसे बोलते हैं पैथोजेनिक। P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वाला स्ट्रक्चरल डोमेन कौन सा होता है, जो इसके या वायरॉइड्स के पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या पैथोजेनेसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसको डिनोट करते हैं P से, और इसका नाम होता है पैथोजेनिक डोमेन। ठीक है, ये कौन सा वाला हो गया, P वाला। ठीक, नेक्स्ट वन जब T2 और CCR के बीच की बात करते हैं तो एक और डोमेन प्रेजेंट होता है, उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम क्या होता है, वेरिएबल डोमेन। ठीक है, इनका और इनका फंक्शन अभी उतना प्रॉपर नोन नहीं है। बाकी जब भी पैथोजेनिसिटी की बात करेंगे, या कितना पैथोजेनिक है या कितना इन्फेक्टिव है ये वायरॉइड, ये इस बात पर डिपेंड करता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, ये P1 डोमेन और T1 डोमेन। ठीक है, ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस पर्टिकुलर वायरॉइड की, या जिस भी पर्टिकुलर का ये हिस्सा है उसकी पैथोजेनिसिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, T1 और पैथोजेनिक डोमेन। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि फिर से दोहराना पड़ेगा। हाँ, आ गई है, चलिए अच्छी बात। ये मैंने बताया कि इसके बेसिस पे इसमें जो डिफरेंस होता है, CCR डोमेन में जो डिफरेंस होता है, उसके बेसिस पे वायरॉइड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया ग्रुप A, एक को कहा गया ग्रुप B। जब हम ग्रुप A की बात करते हैं तो उसमें यूजुअली जो एग्जाम्पल आता है वो एवोकैडो सनब्लॉट वायरॉइड्स का आता है। ठीक है, इसको
इस तरह से भी इनकी खासियत क्या होती थी कि इसमें सीसीआर डोमेन जो है वो प्रेजेंट है। साथ में इसके प्रेजेंस के साथ में ही एक और खासियत होती थी, इनका जो आरएनए रहता था उनमें राइबोजाइम एक्टिविटी होती है। राइबोजाइम हम तब कहते हैं, राइबोजाइम नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होगी। किसमें? ये राइबोजाइम की बात हो रही, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल किसका होगा? राइबोज, शुगर से जो न्यूक्लिक एसिड बना है उसी का होगा, दैट मीन्स आरएनए होगा। लेकिन वो आरएनए की खासियत क्या होती है कि उसके पास क्लीवेज, मतलब कि क्लीव करने की, या ये कहे कि इटसेल्फ सेल्फ क्लीवेज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उसी को कह देते हैं, या आरएनए का कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो एंजाइम की तरह बिहेव करे। या और एंजाइम कैसे कि क्योंकि कुछ आपने एंजाइम ऐसे पढ़ रखे होंगे जिसमें लास्ट में, जैसे कि आपने कभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा होगा या एंडोन्यूक्लियेज पढ़ा होगा, न्यूक्लियेज एंजाइम। दैट मीन्स कि वो नाम से इंडिकेट कर रहा है कि वो कोई ऐसा एंजाइम है जो कि क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को क्लीव करता है। ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रैंड्स को कट करता है। तो वही काम इनके जो ग्रुप ए वाला था, या जिनके पास सीसीआर डोमेन प्रेजेंट है, उनकी बात हो रही है कि उसमें जो राइबोस मतलब कि जो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है वो शो करता है राइबोजाइम एक्टिविटी, या ये कहे कि उनके पास ये पावर होती है कि जब रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं उस दौरान आरएनए को वो सेल्फ क्लीवेज के थ्रू कट कर सकते हैं, और उस कटिंग के दौरान ही फिर वापस रेप्लिकेशन के बाद में जो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है वो वापस सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मोनोमर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये वाला मतलब सेक्शन था या जो ग्रुप था उसको कहा गया ग्रुप ए, जिसमें किसका बेस्ट एग्जांपल देखा गया है? एवोकाडो सनब्लॉट वायरवाइट का। जो दूसरा ग्रुप था, इतनी बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई एवोकाडो वाली, मतलब कि ये राइबोजाइम एक्टिविटी। हाँ, ठीक। नेक्स्ट वन आता है पोटैटो स्पिंडल। इनका केस क्या था? हाँ जी, आकांक्षा बताएं। सीसीआर प्लस एनसीई है, सी नहीं है। प्रेजेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ सीसीआर, absence ऑफ सीसीआर। कोई नहीं, समझ जाओगे। अभी तो हमारे साथ रहना है ना, 3 साल रहना है। 3 साल रहना है ना, सब हमको पढ़ने लगोगे, फिर हमारे जैसे ही शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे। absence ऑफ सीसीआर, इसमें सीसीआर absent रहता है। दूसरी बात है, इसका बेस्ट एग्जांपल, इसमें जो मतलब एक्टिविटी होती है राइबोजाइम की, जो एक्टिविटी इसमें देखने मिल रही थी, इनके आरएनए में वो राइबोजाइम एक्टिविटी नहीं होती है। तब ये क्लीवेज या कटिंग इवेंट जो होता है रेप्लिकेशन में, वो कैसे करेंगे? तब उसके लिए ये होस्ट का एंजाइम यूज करते हैं। ठीक है, ये होस्ट का एंजाइम यूज करते हैं। बात समझ पाए कि इनके और इनके में क्या डिफरेंस है? ये जो ग्रुप बी वाले थे वो क्या करते थे कि होस्ट की एंजाइमेटिक मशीनरी को यूज करते थे, जबकि इनके पास, जो ये ग्रुप ए था, उनके पास अपनी ही राइबोजाइम एक्टिविटी होती है आरएनए के पास। जबकि इनका केस क्या है कि ये होस्ट का, जब इन्हें जरूरत पड़ती थी क्लेवेज मतलब कि उसके रेप्लिकेशन के दौरान कटिंग इवेंट का, तब ये क्या करते थे कि होस्ट वाले एंजाइमेटिक मशीनरी का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए इनको दो ग्रुप में बांट दिया गया। और उसका बेसिक क्या था कि जिनमें सीसीआर प्रेजेंट है वो ग्रुप ए हो गए, जिनमें एब्सेंट है वो हो गए ग्रुप बी। इतनी बात तो ये हो गई स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वायरेट्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आई थिंक मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर कर दिया है, शायद ही कुछ रह गया होगा। हाँ, अब जब हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, वायरस की रेप्लिकेशन की बात करते हैं, तो आपने नाम सुन रखा होगा रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म। ठीक है, जब भी वायरस, जबकि वायरस के केस में ऐसा नहीं था, वो उसकी जो रेप्लिकेशन इवेंट्स होते हैं वो एकदम डिफरेंट है। जबकि वायरस की जो रेप्लिकेशन होता है वो ऑलवेज किसकी मदद से या कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होता है? तो इन अ वन वर्ड और सेंटेंस आप क्या क्या कहोगे कि वो रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं। कौन? वायरॉइड्स। ठीक है, तो ये दोनों ही जो ग्रुप हैं
उनमें भी इन्हीं ग्रुप के बेसिस पे दो तरीके से रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म होती है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से, या ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रुप ए वाला था वो फॉलो करता था सिमेट्रिक रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, जबकि जो ग्रुप बी वाला था वायराइट, वो कौन सी वाली मैकेनिज्म यूज करता था, वो करता था एसिमेट्रिक रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। या ये कहे कि वायराइस का जो रेप्लिकेशन होता है उसके लिए जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म यूज की जाती है उसे बोलते हैं रोलिंग सर्कल। और उसमें भी दो कैटेगरी हो गई, एक हो गया एसिमेट्रिक और एक हो गया सिमेट्रिक। कौन सा कौन सा वाला कौन से वाले ग्रुप में होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में या अभी करेंगे। तो पहले ये बताइए, इसमें से सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ हाँ जी। एक एक चीज अच्छा और रह गया, देन आप क्वेश्चन करना। जब वायरस की बात करते हैं तो इनके ट्रांसमिशन की भी बात आती है, क्योंकि प्लांट डिजीजेस मैक्सिमम आ रही हैं, है ना, तो ट्रांसमिट भी करता होगा। ट्रांसमिशन वैसे तो इनका मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है, मे बी पॉलन के थ्रू, मे बी सीड्स के थ्रू, लेकिन किसी किसी केस में वेक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है। वैसे इनका मैक्सिमम टाइम जो ट्रांसमिशन होगा वो कैसे होगा, या वायरस से जो डिजीज कॉज होती है उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो थ्रू मैकेनिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, दिस इज द, ये एक लास्ट पॉइंट रह गया था इस पूरे स्ट्रक्चर में। हाँ, आप क्वेश्चन कर सकते हो, अगर इसमें से किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो वो पूछ सकता है। पूछिए। हम्म। अभी देखो, इनका ये तीन का फंक्शन तो नोन है, ठीक है। इसके जितने अब तक की नोन या डिस्कवर्ड वायरॉइड्स थे, उनमें यही वाले रीजन में ही कुछ ना कुछ डिफरेंस देखा गया था। ठीक है, कि किसी में प्रेजेंट था और किसी में एब्सेंट था। एक जो कॉमन या ये कहे